हम प्रधानमंत्री जी के इस बात से सहमत हैं कि सब लोगों को सोचना चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान जो है बातचीत से ही हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि बातचीत जो है कब होनी चाहिए, निर्णय लेने के पहले या एक निर्णय लेकर आप वहाँ खड़े हो गए और उस पर बातचीत होनी चाहिए। मतभेद यही है। आपने इतना बड़ा निर्णय लिया जिसे पूरे मैंने देश की कृषि जिस पर 70 करोड़ आबादी निर्भर है उसका चरित्र बिल्कुल बदल रहा है, और निर्णय लेने के पहले न आपने राज्य सरकारों से बात की, न किसान संगठनों से बात की, और अचानक भीम में आया और अध्यादेश जारी किया और बगैर संसद में चर्चा कराए इसको पास कर दिया। अब उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं साहब, आप जो है बातचीत से भाग रहे हैं, हमारा प्रस्ताव वहाँ मंजूर पड़ा हुआ है। तो ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। जिस तानाशाही मनोवृत्ति के मेरे अनुसार ये निर्णय लिया गया उसका भी विरोध है ये। और जिस तरह से आप जो है मैंने किसानों के आंदोलन को मैंने देश विरोधी करार दे रहे हैं, खालिस्तानी करार दे रहे हैं, देश भर में आपके पार्टी के लोग यही जो है किसानों के बारे में बोल रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि बातचीत से रास्ता निकाला जाए। आप अपनी शर्त पर बातचीत मनवाना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। इसलिए बेहतर है कि प्रधानमंत्री जी तीनों बिल को वापस लें और फिर से बातचीत करके नए सिरे से राष्ट्रीय सहमति के आधार पर कानून बनाएं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने बस सरकार और किसानों पर ब्लैक एंड व्हाइटली चर्चा की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया है कि वह उनसे एक फोन दूर है, बशर्ते वे सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करें। सरकार इस मुद्दे को अपनी अहंकारी और अड़ियल मानसिकता से निकल रही है। सही बात है। मैंने जिस प्रस्ताव को मैंने हमारे कृषि मंत्री जी ने किसान प्रतिनिधियों के सामने रखा था, किसान प्रतिनिधि उसको खारिज कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब आप जो है उसको मानिए, और आप बाकी लोगों को भी कह रहे हैं कि आप उनको मनाइए। सवाल वही है कि आपने निर्णय लेने के पहले क्यों नहीं राष्ट्रीय सहमति बनाई। इतना बड़ा निर्णय जो कृषि के चरित्र को, हमारे देश के कृषि के चरित्र को बदल रहा है, और अमेरिकन मॉडल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है उसको आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान है। अमेरिका में की 3% आबादी जो है खेती पर निर्भर है, और वहाँ भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं किसानों के तरफ से। और आप उस मॉडल को थोपना चाहते हैं हमारे ऊपर। ये बीज कंपनियों के हाथ में इस देश की खाद्य सुरक्षा को आप सौंपना चाहते हैं। ये बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी जो साजिश है उसका एक ढंग से एजेंट के रूप में सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि सुधार एक सतत प्रक्रिया है और एपीएमसी या मंडी सिस्टम में सुधारों के खिलाफ कोई भी तर्क नहीं देगा। इस पर सकारात्मक तर्क का मतलब यह नहीं है कि यह सिस्टम को कमजोर और ध्वस्त करने के लिए किया गया है। सही बात है। देश हित में कोई भी कदम सरकार बढ़ाएगी तो पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके लोग जो है समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन आप अपनी शर्तों पर सब कुछ मनवाना चाहें कि एकम अहम द्वितीयो नास्ति, इस पर कौन राजी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिंघू, गाजीपुर और टिकरी और उनके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, जो कि 31 जनवरी 11 बजे तक लागू रहेगा। और यह जो निर्णय लिया गया है सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और सार्वजनिक आपातकाल को कम करने के लिए लिया गया है। अभी किस लिए लिया गया है तो सबके समझ में आ रहा है। जो हम लोगों ने गाजीपुर के बॉर्डर पर देखा, सिंगूर के बॉर्डर पर देखा, स्थानीय लोगों के नाम पर आरएसएस के एजेंट, सरकार के एजेंट जो है उन्होंने हिंसा पैदा करने की कोशिश की। सिंगूर बॉर्डर पर पुलिस का पहरा था, कोई जो है धरनार्थी किसानों के पास नहीं पहुंच सकता था, लेकिन विरोध करने वाले जो है आराम से वहां गए और उनका समर्थन करती हुई पुलिस जो है दिखाई दी। बिल्कुल मैंने जो वो करना चाहते थे करने को छुट्टी नहीं मिली, बल्कि पुलिस भी वीडियो में दिखाई दे रहा है
कि पुलिस उनका वो जो कर रहे हैं उस कार्रवाई में उनके साथ लगी हुई है। तो ये जो इंटरनेट वगैरह बंद किया गया है वो इसीलिए कि किसानों ने, मैंने हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने देखा कि वहाँ क्या हो रहा है, उसकी प्रतिक्रिया हुई, गांव-गांव में प्रतिक्रिया हुई, रातों रात लोग कई जगहों पर धरना पर बैठ गए। ये खबर नहीं फैले और हम जो मन में आए वहाँ करें, इस दृष्टिकोण से इसको, इंटरनेट को बंद किया गया। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास ब्लास्ट हुए थे शुक्रवार को। इसको लेकर के विस्फोटकों की जांच के लिए एनएसजी को दिया गया है। वहीं जिम्मेवारी जो ले रहे संगठन उसके दावों को सत्यापित भी करेगी। वहीं नई दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास विस्फोट में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों की विशेषताओं की जांच के लिए एनएसजी की एक टीम को तैनात किया जा रहा है। जल्द ही टीम मौके पर जाएगी। नहीं, देखते गनीमत है कि बहुत ही हल्का विस्फोट हुआ। मैंने गाड़ियों के शीशे टूटे सिर्फ, इसके अलावा कोई भारी डैमेज नहीं हुआ। लेकिन सवाल है कि विस्फोटक वहाँ पहुँचा कैसे। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस सरकार में जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, लगता है कि उसने काम करना बंद कर दिया है। किसानों के आंदोलन के मामले में भी यही हुआ। खुलेआम जो है घोषणा करके लोग जो है रूट से अलग गए, लाल किला पर झंडा फहराया, इसकी घोषणा कर रहे थे पहले, लेकिन सरकार के ओर से कोई इंतजाम नहीं हुआ। सरकार को के कान पर जूं तक नहीं रहेगा। ये हालत हो गई है। तो यही इजराइल का दूसरे देश का मामला है। वहाँ का किसी भी देश के दूतावास पर इस तरह की कार्रवाई होगी तो देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। इसलिए सरकार को तत्परता के साथ इसकी जांच करनी चाहिए और इसके पीछे जो लोग हैं उनको दंडित करना चाहिए, गिरफ्तार करके। भारत ने अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ बर्बरतापूर्ण की निंदा की है और कहा है कि शांति के प्रतीक के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्य है ये। वो गांधी के खिलाफ पूरे दुनिया, अभी जो यहाँ माहौल है गांधी की हत्यारे को नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले लोगों की सरकार है। और इस मानसिकता का अमेरिका में भी ट्रंप और मोदी साहब का मोदी साहब ने कहा था कि फिर इस बार ट्रंप सरकार, तो इसी मानसिकता के लोग वहाँ भी हैं। जिस ढंग से वहाँ भी पार्लियामेंट पर हंगामा हुआ, मैंने अभूतपूर्व ढंग की घटना वहाँ हुई और वहाँ के राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये सब लोग पैट्रियट हैं, देशभक्त लोग हैं। उसी तरह यहाँ भी देश के अंदर नफरत फैलाने वालों को देशभक्त का दर्जा दिया जाता है। तो गांधी जी इस सरकार ने एक औपचारिकता का निर्वाह किया है। हमारी सरकार जो है और हमारी राजनीति जो है गांधी जी का पहले आदर करना सीखे, तब दूसरे देशों में इस तरह की घटना होती है उसकी निंदा करे।